आज जो है आप सबके मन में जिन चीज़ों के बारे में चल रहा है, तो आज जो काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे कट ऑफ्स के बारे में आपको बता चुका हूँ, बहुत सारे स्टेट्स के बारे में बोल चुका हूँ, क्या कट ऑफ रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये वो बहुत सारी बातें हो चुकी है। कहेंगे कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या है? कहाँ-कहाँ आप काउंसलिंग क्या आपकी एलिजिबिलिटी है? और ये काउंसलिंग प्रोसेस में किन बातों का आपको ध्यान रखना है? तो अगर आप काउंसलिंग खुद से करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर चीज़ को सही ढंग से सुनें, समझें, अपना नोट्स बनाएँ। और अगर आप काउंसलिंग किसी काउंसलर के थ्रू भी कराना चाहते हैं, तो भी आप समझें और इन बातों पे आप अपने काउंसलर को परखें कि अगर आपका काउंसलर इन बातों को सही ढंग से कर सकता है, समझता है और इन्हीं लाइन पे बात कर रहा है, तभी आप उसके साथ काउंसलिंग कराएँ। अगर आपको कोई इस तरह की बातें कर रहा है कि मैं बैठा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर दूँगा, मेरे हाथ में है, मैं कुछ करूँगा, मैं सेटिंग करूँ, तो प्लीज़ आप इन काउंसलर से दूर रहें। तो अब आपको मैं हर स्टेट, ऑल इंडिया सबके बारे में एक ब्रीफिंग दूँगा और आधे घंटे में आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें बताऊँगा। शुरू करते हैं आज काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। देखिए, जो आपका एडमिशन है, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि आपका एडमिशन सिर्फ़ काउंसलिंग प्रोसेस से ही होगा। चाहे आप एनआरआई कोटा से जाना चाह रहे हो, चाहे आप मैनेजमेंट कोटा से जाना चाह रहे हो, किसी भी कोटा से जाना चाह रहे हो, लेकिन एडमिशन जो होना है, वो काउंसलिंग प्रोसेस से ही होना है। सबसे पहले बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स का, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लायक जिनके वो मार्क्स क्या हैं और रैंक क्या है जिसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग क्या है और उनके स्टेट कोटा की काउंसलिंग क्या है। इसके बाद हम लोग सारे प्राइवेट में भी सारे स्टेट में कहाँ-कहाँ क्या पिक्यूलियरिटीज़ है, डीम्ड के बारे में सब कुछ बात करेंगे। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो अभी करें। आपको जो है इतना अनफ़िल्टर्ड इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगा। जितना आपको डिटेलिंग के साथ कट ऑफ इस चैनल पे मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा। जितना डिटेलिंग के साथ इवन प्रोसेस के बारे में आपको बताया जाएगा, उतना और कहीं नहीं मिलेगा। तो नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्ट्रीम को भी लाइक कर लीजिए। चलिए, तो ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग रहती है, ये ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग क्या है? ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग को कंडक्ट करता है एमसीसी, ये मेडिकल काउंसलिंग कहते हैं। और ये एमसीसी जो है ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग करता है जितने भी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनकी 15% सीटों को पुल करके लाता है और जिसे हम ऑल इंडिया कोटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश 44 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। मैं यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश के उन कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जैसे बीएचयू है, एमयू उसकी बात नहीं हो रही है या एम्स की बात नहीं हो रही है जो गोरखपुर, रायबरेली में। चारों कॉलेज जो हैं वो अलग हैं। 44 कॉलेजेस जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अब ये 44 जो कॉलेजेस हैं, इनकी जिसमें चाहे वो 100 सीट हो, चाहे 150 हो, 200 हो, उसको आप पुल कर दीजिए टोटल सीटों को, तो लगभग अगर मान लीजिए कि इनकी सीटें हैं 5,500 से 6,000 क्योंकि कहीं 250 सीट भी है, कहीं 100 सीट भी है। तो इसको अगर आप पुलिंग करते हैं, मान लीजिए कि ये 5,000 5,000 से 6,000 के बीच में कोई नंबर है, लेकिन आप मानिए कि ये 5,000 है, कैलकुलेशन समझने के लिए। तो इसकी 15% सीटें, तो 5,000 का जो 15% है, वो लगभग 750 है। तो ये जो नंबर है, ये ऑल इंडिया कोटा में जाए। कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? उत्तर प्रदेश। इसी तरीके से हर स्टेट जिसके पास जितने स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, उसकी 15% सीटों को पूल करके ऑल इंडिया कोटा में लाया जाए। हर स्टेट अपनी ये ऑल इंडिया कोटा की सीटों का एमसीसी को सीटें वो सरेंडर कर देता है कि ये सीटें आप काउंसलिंग में भरिए 15% सीटों। तो ये आ गया जो ऑल इंडिया कोटा है। उसके अलावा मैंने कहा कि एम्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश की हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। उसकी भी काउंसलिंग एमसीसी करेगा, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 15% ऑल फैक्टर एम्स की 100% सीटें की काउंसलिंग कौन करेगा? एमसीसी ही करेगा, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एक्चुअली एम्स जो है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में आता है, तो ये जो है इसके 100% सीटें पूरे भारत के बच्चों के लिए ओपन, तो उसके 100% सीटों की काउंसलिंग करेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी एक्सेप्ट कुछ जो है एक्सेप्शन है, जहाँ पे जैसे एएमयू में कुछ इंटरनल कोटा है, जिपमर में कुछ इंटरनल कोटा है, उसके बारे में अभी डिटेलिंग में नहीं जा रहे। बाकी जो इसकी सीटें हैं, इसकी भी सीटें कहाँ आएँगी?
वो एमसीसी के पास आएँगे। तो एमसीसी क्या करेगा, जैसे एम्स के सारी सीटें आ गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सीटें आ गई, इसके अलावा ये ईएसआईसी के जो कॉलेजेस हैं और उसमें जो ईएसआईसी का कोटा है, ईएसआईसी के कॉलेजेस में क्या रहता है, ईएसआईसी के कॉलेजेस में ऑल इंडिया कोटा भी है, उसमें स्टेट कोटा भी है और उसमें ईएसआईसी का भी कोटा है। तो ईएसआईसी के कॉलेजेस का ऑल इंडिया कोटा और ईएसआईसी कोटा इसके काउंसलिंग में कौन करेगा? एमसीसी करेगा। तो ये जब कॉलेजेस को आप पुल करके लाते हैं, इसके अलावा इसमें एक एएफएमसी पूना है, उसकी भी काउंसलिंग एमसीसी का। तो इन सबको आप पुल करके लाते हैं एक जगह, जिसकी काउंसलिंग करता है एमसीसी। तो ये जो है एमसीसी का काम है, इनकी काउंसलिंग, और यहीं से काउंसलिंग शुरू होती है। तो आप जो है, अगर जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से मेरा मतलब है अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, तो आप इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बेटर का टर्म अनरिजर्व्ड ही है, यूआर, क्योंकि यही जो है इसमें सब कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। इसकी सीटों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सब जनरल को मिलते हैं। इसमें जिस रैंक के आधार पे, चाहे वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, सबको इसमें सीटें मिल सकती है। ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, जो 40% सीटें हैं। तो इसमें अगर आप देखें, तो इसके लिए जो है, अगर आप 30,000 रैंक के आसपास में हैं, नॉर्थ इंडिया के स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको जो है, जो सीट मिलने की संभावना रहती है, वो ज़्यादा आपको ऑल इंडिया कोटा में ही रहती है। तो आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग ज़रूर करनी चाहिए। तो ये जो है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, इसी तरीके से ओबीसी, ईडब्ल्यूएस भी हैं, तो यही 30,000 का बेंचमार्क है। अगर आप एससी हैं, तो 1,40,000, 1,50,000 रैंक पे भी हैं, तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये एक जनरल थंब रूल में मैं आपको बता रहा हूँ कि इन लोगों को काउंसलिंग में ज़रूर आना चाहिए, ऑल इंडिया की। तो ये ऑल इंडिया की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करेंगे। ऑल इंडिया की काउंसलिंग के राउंड 1 और राउंड 2 के बीच में आपके स्टेट की काउंसलिंग होगी। अब आपके स्टेट से मेरा मतलब है, जो आपका डोमिसाइल स्टेट है वहाँ। तो आप अपने स्टेट में भी जाकर अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें जो है कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं, जहाँ पे कट ऑफ काफ़ी नीचे रहता है कंपेयर्ड टू ऑल इंडिया। जैसे अगर आपके पास असम का डोमिसाइल है, अगर आपके पास हिमाचल का डोमिसाइल है, पंजाब का डोमिसाइल है, वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है, उत्तराखंड का डोमिसाइल है, तो आपको ऑल इंडिया कोटा की जगह आपको आपके स्टेट में सीट मिल सकती है, इवन बिलो 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 तक इन स्टेट्स में सीट मिल सकती है। तो आपको अपने स्टेट की भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो जो भी आपका स्टेट है, तो यहाँ ये नहीं है कि आप हर स्टेट के लिए एलिजिबल, नो, नो। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में इट्स नॉट कि ये ओपन स्टेट है, मतलब यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी मैं जाके काउंसलिंग करूँगा, नहीं। जो 85% गवर्नमेंट सीट्स हैं, वो सिर्फ़ उसी स्टेट के डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए है, वो सबके लिए नहीं है। तो अगर आपका डोमिसाइल है आसाम का, हिमाचल का, अ, पंजाब का, वेस्ट बंगाल का, तब तो आप एलिजिबल हैं। और अगर नहीं है, तो और नहीं है, आप उस स्टेट के लिए काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं। तो आपकी एलिजिबिलिटी 2 जगह हो गई, एक ऑल इंडिया कोटा में और जो भी आपका डोमिसाइल स्टेट है वहाँ। कुछ जो स्टेट हैं जैसे राजस्थान, दिल्ली, यहाँ पर क्या है कि आपको स्टेट में भी बहुत कॉम्पिटिशन है। लेकिन कुछ स्टेट हैं जहाँ स्टेट नीचे है, जहाँ कट ऑफ, तो वो उनके लिए ऑप्शन रहता है कि वहाँ जाके वो अपने लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पहले बता दिया। अब इस 2 के बाद क्या होता है कि जब बच्चों को पता लगता है कि ओके फाइन, मेरा यहाँ चांस नहीं, मेरा यहाँ चांस है। फिर वो कहता है कि सेमी गवर्नमेंट। सेमी गवर्नमेंट क्या है, इसको समझिए। सेमी गवर्नमेंट ऐसे कॉलेजेस की सीट को कहते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट कुछ सब्सिडाइज़्ड रेट पे आपको सीट ऑफर कर रही है। अब ये क्या है, साउथ के स्टेट्स में, वहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस में कहीं पे 40%, कहीं पे 50%, जो स्टेट कोटा में आपको सीट ऑफर होती है, वो लोअर रेट पे होती है। जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, और अगर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में देखेंगे, तो वेस्ट बंगाल, पंजाब, जहाँ स्टेट कोटा है। तो उसी को आप सेमी गवर्नमेंट सीट इसी को कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश से हैं, तो कोई सेमी गवर्नमेंट सीट, अगर आप बिहार से हैं, तो कोई सेमी गवर्नमेंट सीट नहीं। अगर आप हरियाणा से हैं, तो एक ही कॉलेज है, वो भी एकदम गवर्नमेंट जैसा कट ऑफ रहता है, वो है महाराजा अग्रसेन जो अग्रवा का है। राजस्थान से हैं,
तो आपके पास जो है सेमी गवर्नमेंट के नाम पे गवर्नमेंट कॉलेजेस में पेमेंट सीट है, जो 9 लाख रुपए पर ईयर की है। तो आप इसके लिए जा सकते हैं। और अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है या ये ऑप्शन में भी कट ऑफ ऊपर है, तो उसके बाद आपके लिए प्राइवेट कॉलेज का ही ऑप्शन रहता है। आज का डिस्कशन हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एमबीबीएस के लिए, तो यहाँ पर अभी मैं बीडीएस, बीएमएस का ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट में अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है और आप प्राइवेट में नहीं जाना चाहते हो, तो आपके लिए वो ऑप्शन है बीडीएस, बीएमएस का। उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे या किसी और दिन बात करेंगे। आज जो है हम लोग एमबीबीएस के बारे में कह रहे हैं। तो इसके बाद जो आपके लिए ऑप्शन होता है, इसके बाद जो चीपर ऑप्शन है जहाँ प्राइवेट कॉलेजेस में, वहाँ से शुरू करते हैं, जैसे केरला है, जहाँ पर अब 8 लाख, 9 लाख की अब तो फीस हो गई है, अभी पीके दास में भी फीस रिवाइज़ होके महँगी फीस हो गई है। तो केरला में जो है, केरला में अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल भी पास हुआ है, तो केरला में जहाँ पर अभी तक प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं थी, वहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हो सकती है और फीस में भी करेक्शन हो सकता है और हो रहा है। तो 1 आध लाख रुपए फीस बढ़ जाएगी। तो 8-9 लाख रुपए का ट्यूशन फीस के साथ आप केरला में एंटर कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन में वो है। फिर छत्तीसगढ़ भी है, जहाँ पर फीस साढ़े 7-8 लाख है, लेकिन हॉस्टल एंड अदर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर उसको रेगुलेट कर दिया जाए, तो छत्तीसगढ़ भी बड़ा चीपर ऑप्शन होगा, क्योंकि केरला में 5 साल की, यहाँ साढ़े 4 साल की। तो जो ये जो है, उससे भी चीपर ऑप्शन हो सकता है, अगर हॉस्टल और अदर एक्सपेंसेस को कर्ब कर दिया जाए छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ उसके बाद चीपर ऑप्शन है। इसके बाद जब आप आते हैं, तो कर्नाटका आपको क्वालिटी के साथ रीज़नेबल फीस में सीट ऑफ़र करता है, जहाँ 12 लाख की फीस में आपको सीट मिलती है। तो कर्नाटका आपके लिए ऑप्शन होता है। अब केरला कहाँ तक के रैंक के बच्चों के लिए, अब चूँकि यहाँ पर अब रिज़र्वेशन का क्राइटेरिया हट चुका है, तो अब आपको जो है केरला में जाके कोई एससी, एसटी का एडवांटेज आपको नहीं मिलता है। अब आप जो है सब ओपन में हो गए हैं। तो यहाँ आपको, अगर आप 75-80 हज़ार रैंक तक हैं, मैक्सिमम आप 85-90,000 तक थोड़ी बहुत फीस बढ़ने के कारण केरला में कुछ न कुछ नीचे की तरफ सरकेगा कट ऑफ। अब ये और कॉलेजेस में कितनी फीस बढ़ती है, इस पे भी डिपेंड करेगा। तो केरला जो है, अगर आप 85-90,000 तक हैं, तो आपको केरला में मिल सकता है। केरला में कुछ कॉलेजेस जो ऊपर के हैं, वो अच्छे हैं। जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज हैं, जुबली मिशन है, पुष्पगिरी है, आमला है, मलंकारा ऑर्थोडॉक्स, ये सब अच्छे कॉलेज हैं। लेकिन सब बॉटम के कॉलेज भी कोई ऐसे नहीं है कि बॉटम के कॉलेजेस काफ़ी ग्रेट कॉलेज हैं। तो आपको केरला में भी, अगर आप 40-50 हज़ार रैंक तक हैं, तो आपको अच्छा ऑप्शन केरला में मिलता है। फिर आपके लिए कर्नाटका है। कर्नाटका में आपको 12 लाख की फीस के साथ टोटल बजट करीब 60-65 लाख का होता है और उसमें आपको अच्छा ऑप्शन मिलता है। कर्नाटका में कम से कम 8-10 काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं प्राइवेट में। कुछ जो बैंगलोर सिटी के अंदर हैं, उसमें केम्पेगौड़ा, वैदेही, बी आर अम्बेडकर, बीजीएस, इस ये सब काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं, तो उसके बारे में सोच सकते हैं। और अगर आप बैंगलोर सिटी से दूर भी जा सकते हैं, तो उसमें फादर मुल्लर है, जेजेएम दावणगेरे है, ये सब काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो कुछ जो है, आपको कर्नाटका में काफ़ी अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शन आपको मिलते हैं। कर्नाटका में आप 1,20,000, 1,25,000 तक हो सकता है कि इस बार जो है आपको 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000 रैंक तक भी आपको कर्नाटका में कॉलेज मिले। तो अगर आप इस रैंक तक हैं, तो कर्नाटका आपके लिए ऑप्शन है। और इसी टाइप के रैंक में, अगर आपको अपर टायर का कर्नाटका में कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आप तेलंगाना भी ऑप्ट कर सकते हैं। तेलंगाना में भी हैदराबाद सिटी अच्छा ऑप्शन है और वहाँ पर आपको 4-5 अच्छे कॉलेज हैं, जिसमें आपको अपोलो है, कामिनेनी है, ममता है, भास्कर है। तो आपको कुछ अच्छे कॉलेज आपको हैदराबाद सिटी में भी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में। लेकिन अगर आपका रैंक जो है 1.5 लाख रैंक तक है, तो आपके लिए तेलंगाना भी ऑप्शन है। सेम छत्तीसगढ़ को भी आप जा सकते हैं, छत्तीसगढ़ में थोड़ा चीपर ऑप्शन है, तो उसको भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में भी कुछ अच्छे कॉलेज हैं। आंध्र प्रदेश में अगर आप 2 लाख रैंक तक हैं, तो आप आंध्र प्रदेश में भी आपको ऑप्शन मिल सकता है। तो ये जो है, ये आपको साउथ इंडिया के ऑप्शंस में है। साउथ इंडिया में अगर आप तमिलनाडु के लिए भी जाते हैं, वहाँ पर भी पीएसजी, केएमसीएच, ये सब काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो आपको कुछ कॉलेज जो है तमिलनाडु में भी अच्छा है, तमिलनाडु के लिए भी आप जा सकते हैं। 13.5 की वहाँ पर ईयर की फीस है।
इसके बाद आपको काफ़ी बड़ी संख्या में जहाँ सीट ऑफ़र होती है, वो है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर 36 प्राइवेट कॉलेज हैं, तो काफ़ी बड़ी संख्या में सीटें अवेलेबल हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको 8-10 अच्छे कॉलेज हैं। सब कॉलेज जो है आपको सब अच्छे नहीं हैं। तो अगर आपका बजट जो है 70, 75, 80 लाख तक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी फीस में कुछ करेक्शन हो रहा है। तो जो ओवरऑल बजट है उत्तर प्रदेश का इस बार थोड़ा बढ़ जाएगा। तो अगर आप 70, 75, 80 लाख के बजट तक हैं, क्योंकि श्री राम मूर्ति स्मारक साढ़े 16 लाख की फीस हो गई है। तो अब आपको 14-15 लाख की फीस में यहाँ पे कॉलेज आएगा। तभी मैंने आपको कहा कि साउथ के ऑप्शन को आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको ये ऑप्शन है। ये सब में क्या है कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ के 100% सीटों में आप जा सकते हैं। कर्नाटका में वो 20% है जो ओपन है सीटें। इसी तरीके से हर स्टेट में कहीं 15%, 20% सीटें ओपन। तो इधर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कर्नाटका में आप लो स्कोर पे भी जा सकते हैं, उसके लिए अलग अदर्स कोटा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। तो ये सब जो है आपको ऑप्शन देता है और इसके बाद जो है आपको हरियाणा भी है, लेकिन कम कॉलेज हैं, कोई बहुत बड़े अच्छे कॉलेज नहीं है प्राइवेट में। तो हरियाणा है, उत्तराखंड है, जिसमें 1-2 अच्छा कॉलेज है। बिहार है जहाँ 2-3 अच्छे कॉलेज हैं। तो ये सब भी आपको कुछ अच्छे ऑप्शंस आपको देता है। अगर आप 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रैंक तक हैं और आपका बजट जो है अगर आप 70-80 लाख रुपए तक के बजट में आप कॉलेज देख रहे हैं, तो ये सब आपके लिए ऑप्शन है। झारखंड में भी एक कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ा चीपर ऑप्शन देता है। तो ये सब जो है आपके पास ऑप्शंस आपको मिलता है। इसके बाद अगर आप और थोड़े अच्छे क्वालिटी के ऑप्शन देखना चाहते हैं 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रैंक पे, तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में आ सकते हैं, जहाँ आपको कई सारे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन फीस थोड़ी-सी ज़्यादा होगी, पर आपको थोड़ा कॉलेज की क्वालिटी अच्छी मिलेगी। तो अगर आप डिम्ड में आ सकते हैं, तो डिम्ड में आपको 1.5 करोड़ तक के बजट में कई सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। वहाँ 80 लाख से 1.5 करोड़ के रेंज में आपको और 3 लाख से 6 लाख, 7 लाख रैंक के रेंज में कई सारे ऑप्शंस हैं। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तो कुछ तमिलनाडु में भी कुछ अच्छे कॉलेज हैं। तो ये सब ऑप्शंस जो है आपको डिम्ड में मिलता है। तो डिम्ड की काउंसलिंग एमसीसी के द्वारा होगी। बाकी सारे स्टेट की काउंसलिंग मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ के डीएमई के द्वारा होती है। हर स्टेट की काउंसलिंग के लिए आपको अलग-अलग पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब जो है अगर मान लीजिए कि आपका स्कोर जो है नीचे है, आप अगर 144 से लेके 200 नंबरों के बीच में खड़े हैं और आपके पास हाई बजट है, तो जो ऑप्शन आपके पास है उसमें डिम्ड में तमिलनाडु, पौंडीचेरी के डिम्ड और राजस्थान, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ जो है राजस्थान, वेस्ट बंगाल में क्या है आपको बैंक गारंटी का भी प्रॉब्लम आता है और अगर आप 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बजट ऑप्शन में देख रहे हैं, तो ये सब स्टेट में आपको कॉलेजेस मिलता है और यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन आपको 144 से 200 पे भी मिलता है। तो 144 से 200 में अगर आप 1 करोड़ से 1.5 करोड़ का बजट रखते हैं, तो आपको कई सारे ऑप्शन इसमें मिलते हैं। मेरे साथ वन टू वन सेशन जो लोग ले चुके हैं या अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ वन टू वन सेशन ले सकते हैं। उसमें मैं ये सब के बारे में आपको डिटेल से कॉलेज कंपैरिज़न भी बताता हूँ। ये जो है आपके लिए ऑप्शन है। इसके बाद ऑप्शन है कि अगर आप एनआरआई हैं तो आपके पास गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी जाने का ऑप्शन है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि एनआरआई हैं तो कौन से स्टेट से आपका बेसिकली आप बिलॉन्ग करते हैं, ओरिजिनेशन कहाँ से है या कौन एनआरआई है, स्टूडेंट है, पेरेंट है या आप फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव एनआरआई हैं। तो एनआरआई के ऑप्शंस में आप इवन कैटेगरी क्वालिफाइड हैं, तो भी आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में या अपने स्टेट में कॉलेज आपको मिल सकता है। और कई जगहों पे एनआरआई की फीस भी बहुत महँगी नहीं है, जैसे बिहार, जहाँ $25,000 से एनआरआई की फीस शुरू होती है, तो आपको जो है वो बहुत महँगा नहीं है, 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 20 लाख, 25 लाख के बीच में आपको एनआरआई में भी सीट मिलती है, अगर कोई एनआरआई है आपके फैमिली में तो। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी एनआरआई है, राजस्थान में एनआरआई है, तो आपको कई सारे ऑप्शन जो है एनआरआई वाले मिलते हैं। राजस्थान में आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी जा सकते हैं एनआरआई से, तो एनआरआई में भी आपको कई ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर आप कैटेगरी क्वालिफाइड भी हैं, तो भी आपको ऑप्शंस हैं। कुछ स्टेट में आप कैटेगरी क्वालिफाइड होके भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो ऑप्शंस भी आपके सामने होते हैं। तो आपको जो काउंसलिंग है खास करके प्राइवेट में, तो काउंसलिंग में आपको क्या है समझना, सबसे पहले आपको बहुत समझना ज़रूरी है कि क्या है। ये समझना आप और आपको जो है ये बात भी समझनी है कि जो लोन है ये सब आपको पहले साल में एडमिशन के दरमियान मिलना
मुश्किल होता है। तो अगर आपने अपने फ़ाइनेंसेस अरेंज किए हुए हैं, उसी को आप अपना समझिए कि जो आपके पास 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख जो भी आपके पास आपका बजट है, उसके हिसाब से ही आप अपनी प्लानिंग सोचिए, पहली चीज़। क्योंकि अगले साल से फिर आप लोन-वोन के लिए जा सकते हैं। लोन आज के डेट में बहुत एग्रेसिवली चाहे बैंक हो, चाहे एनबीएफसी हो, चाहे कई सारे जो है मोबाइल ऐप हों, वो सब से भी लोन आपको मिलता है। लोन के लिए भी हमारा टाई अप चाहे एक्सिस बैंक है, चाहे एनबीएफसी है, कहीं उनके साथ है। तो आप लोन के लिए भी हम लोग मदद करते हैं, तो लोन भी आपको मिलना आज के डेट में बहुत मुश्किल नहीं है। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी देखिए, उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग देखिए। तो आपको पहला यही प्लान करना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो बजट है, उसमें आपके लिए क्या-क्या ऑप्शन है क्योंकि बजट और रैंक ये बहुत ज़रूरी है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं तो अगर आप हर जगह रैंडमली पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी डिपॉज़िट लगेगा क्योंकि ये सिक्योरिटी डिपॉज़िट है, वो हर जगह आपको ये सब भी आपको फीस देने के समय काम नहीं आएगा। और नहीं आपके फीस के साथ एडजस्ट होगा। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो 2 लाख, बिहार में जा रहे हैं 2 लाख, डीम्ड में पार्टिसिपेट करेंगे 2 लाख, तो इस तरह से आपको हर जगह आपको सिक्योरिटी डिपॉज़िट लगाना पड़ेगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप जो है थोड़े अपने ऑप्शंस को ठीक ढंग से समझ के, अपनी प्लानिंग को परफेक्ट समझें। और दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं कॉलेज में बात करके कई आप लोग बोलते हैं कि मैम हम कॉलेज में फ़ोन करेंगे, तो कॉलेज में बात करके कॉलेज के पास ये कोई एडमिशन देने का कोई राइट नहीं है, कोई आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं है कि कॉलेज आपको आएँगे और कॉलेज में जाके फीस जमा करेंगे। इस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझिए। आपको एडमिशन जो है काउंसलिंग प्रोसेस से ही मिलना है, तो काउंसलिंग प्रोसेस को समझिए। अपने रैंक और अपने बजट के हिसाब से अपने कॉलेज के सही ऑप्शंस को समझिए। फिर जिन कॉलेजेस में आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, जिन स्टेट्स में, वहाँ कितनी सिक्योरिटी डिपॉज़िट है, क्या नियम है? अब मैं आपको नियम के बारे में इसलिए कहा, क्योंकि ये भी कोई यूनिफ़ॉर्म नहीं है कि हर जगह एक ही नियम होगा, कि हर राउंड में रजिस्ट्रेशन होगा, हर राउंड में चॉइस फिलिंग, ऐसा नहीं है। कई स्टेट में आप पहली बार में ही आपका जो है रजिस्ट्रेशन का मौका होगा, आगे होगा ही नहीं। कई जगहों पे आपको हर बार होगा। कई जो स्टेट्स हैं, वो अभी काउंसलिंग से पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन ओपन करके क्लोज़ भी कर चुके हैं, जैसे केरला 2-2 बार ओपन करके क्लोज़ कर चुका है। कई जो है स्टेट्स और बहुत पहले से ही अपना रजिस्ट्रेशन ओपन करके रखे थे। तो ये नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि पहले एमसीसी की काउंसलिंग होगी, पहले गवर्नमेंट की होगी, मैं पूरे गवर्नमेंट की काउंसलिंग पहले देखूँगा, फिर मैं प्राइवेट कॉलेज में जाके अप्रोच करूँगा। ऐसा एडमिशन का सिस्टम नहीं है, आपको गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, सबकी काउंसलिंग एक साथ ही चलती है। और अगर आप दूसरे कोर्सेज़ में भी जा रहे हैं, तो दूसरे कोर्सेज़ की भी काउंसलिंग आपको पैरेलली ही चल रही होगी। एमबीबीएस और बीडीएस तो एक साथ चलेगा और बीएमएस भी आपको थोड़े ही आगे-पीछे चलता रहेगा। तो आपको अपने सारे ऑप्शन सही से समझना है, सारी काउंसलिंग के नियम को सही से समझना है, खास करके प्राइवेट कॉलेजेस में। जिस-जिस स्टेट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके रूल्स को समझना ज़रूरी है। आपको अपना फर्स्ट ईयर का टोटल बजट समझना ज़रूरी है। तो ये सबको आप ठीक ढंग से पहले समझिए और उसके बाद आप जो है बेहतर प्लानिंग के साथ काउंसलिंग को पार्टिसिपेट कीजिए, तब आपको अच्छे कॉलेज मिल सके। इसके बारे में लगातार मैं डिफरेंट वीडियोज़ में या जब भी आपसे लाइव आता हूँ, तो मैं बहुत सारे हिंट्स देता हूँ, बहुत सारी बातें इसके बारे में करता हूँ। तो हर स्टेट का भी जो वीडियो में मैं बताता हूँ। एक और बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है डोमिसाइल रूल को लेके। लोग कहते हैं मेरा यहाँ भी डोमिसाइल है, वहाँ भी डोमिसाइल है। तो देखिए आपको डोमिसाइल के लिए आपको ये बहुत बेहतर ये मैंने यहाँ से सिर्फ़ पढ़ाई कर लिया, हर स्टेट का डोमिसाइल रूल भी अलग है। हर स्टेट में एक सिमिलर डोमिसाइल रूल नहीं है कि जो एक स्टेट का आपने देख लिया अच्छा जी दिल्ली में 11th-12th पढ़ लिए तो डोमिसाइल मिल गया। तो ऐसे ही मैं जहाँ भी मैंने 11th-12th पढ़ लिया मेरा डोमिसाइल हो गया। तो ऐसा नहीं है। तो आपको जो है ना अपने स्टेट का जो भी स्टेट से आप बिलॉन्ग करते हैं, तो आपका कहाँ का डोमिसाइल है ये समझना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स में आप जो है जो भी कैटेगरी है आपकी ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है, एनसीएल है या एससी है या एसटी है, उसको समझना ज़रूरी है। फॉर्मेट को समझना ज़रूरी है। स्टेट और सेंट्रल दोनों के आप अगर दोनों जगह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दोनों में आपको अलग-अलग तरह के नियम हैं। कहीं आप हो सकता है ओबीसी हो, कहीं ना हो, तो उसको समझना ज़रूरी है।
डॉक्यूमेंट्स दोनों के अलग-अलग हैं, उसको समझना ज़रूरी है। तो ये जो है ना, ये बेसिक तैयारी आपको हो सकता है आपने अभी तक कर लिया हो, लेकिन जो लोग भी अभी वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक अपना बेसिक ये तैयारी नहीं किया है या आपने कॉलेज की प्लानिंग नहीं किया है, तो आप पहले ये प्लानिंग करें। और ख़ास करके प्राइवेट कॉलेज वाले लोगों के लिए कि जहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का इतना बड़ा तो चैलेंज नहीं है, लेकिन वहाँ आपको अपनी बजटिंग का बहुत बड़ा चैलेंज है। अपने जो है ना बजट को समझना बड़ा चैलेंज है। कॉलेजेस का कंपैरिज़न समझना बड़ा चैलेंज है और काउंसलिंग के रूल समझना बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हर काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करने अगर रैंडमली जा रहे हैं, तो सिक्योरिटी डिपॉज़िट का रिस्क है। वहाँ आपको लाखों रुपए आपके सिक्योरिटी डिपॉज़िट के स्टेक तो ये सबको ध्यान में रखते हुए आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें और ये सब चीज़ों में अगर आपको मेरे मदद की ज़रूरत है, तो आप मेरे साथ वन टू वन सेशन लें। समझें अपने ऑप्शंस को, समझें काउंसलिंग रूल को, समझें कि आपकी कहाँ एलिजिबिलिटी है और अपनी बेहतर प्लानिंग के साथ काउंसलिंग में आएँ। लेटेस्ट खबर में गुजरात का आज से रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है। स्टेट मेरिट लिस्ट भी अब जारी हो रहा है। मैंने आपको कैटेगरी रैंक क्या होता है, मैनेजमेंट कोटा क्या होता है, कट ऑफ को कैसे देखते हैं, ये स्टेट मेरिट लिस्ट क्या होता है, ये सब जो है, जो टर्मिनोलॉजी है, उसको भी एक्सप्लेन करते हुए कई वीडियोज़ मैंने बना दिए हैं। तो आप जो है उन सबको भी थोड़ा ध्यान से समझिए, सुनिए, तो आपको ये टर्म्स के ये है क्या, उसको समझने में आपको मदद तो आज के इस सेशन में यही सारी मैं आपसे बातें करना चाहता था। इस आधे घंटे के सेशन में मैंने आपको बहुत सारी बातें काउंसलिंग रिलेटेड आपको बताया है और आपने अगर उसको समझा है, उसमें अगर आपको कोई डाउट है, कुछ कन्फ्यूज़न है आप जो है कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं और अगर आप मेरे साथ वन टू वन सेशन चाहते हैं, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसके थ्रू जा सकते हैं। वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ मीटिंग विद अशोक सर, वहाँ से जाके बुक कर सकते हैं। तो आप वन टू वन सेशन में मेरे साथ आइए और वहाँ पर आप अपने रैंक, अपने बजट के हिसाब से अपने ऑप्शंस को समझिए और अपनी बेहतर प्लानिंग कीजिए, ताकि आप काउंसलिंग में जाकर एक अच्छे कॉलेज को मिलने में आपको मदद हो। और जो झूठे वादे हैं या जो लोग आपको फ़ॉल्स प्रॉमिसेस कर रहे हैं, आपको सिर्फ़ ये कह रहे हैं मैं करा दूँगा, उन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए। यही मेरा मैसेज है और आज के सेशन में यही मैं आपके साथ बात करना चाहता था। आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हुए इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।